नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर, कल हमने डिस्कशन करा था बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं बैलेंस शीट में। सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी ऊपर लिखी जाती है, एसेट्स नीचे लिखी जाती है, किस ऑर्डर में बनाई जाती है। इसके अलावा सर सब हेड कितने होते हैं और हेड्स कितने होते हैं, मेजर हेड्स कितने होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा था। क्यों डिस्कस करा था? क्योंकि हमारी बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें उससे पहले जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रारूप या फॉर्मेट कैसा होता है। बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम आइटम्स जो कहां कहां आनी, इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने बात करी। आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की। ये आपके सामने एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है सर ये फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का है, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, आज का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सर सेम वही वर्टिकल फॉर्मेट होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अब नहीं बनाया जा रहा है कंपनीज में। जी, एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं और जल्दी से जल्दी सभी को गुड विशेष प्यारे बच्चों। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं, शाबाश। डिबेंचर वाला टॉपिक नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे, वो तो सिंपल था। उसकी वीडियो देखो तो हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप करो उसके लिए। जी, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपके सामने एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है सर, एक बार फॉर्मेट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इनमें आने वाले आइटम्स को पढ़ेंगे क्या क्या होंगी। आपको दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, नोट नंबर लिखते हैं, ये सेम वही है। फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब सर ये अमाउंट लिखनी है करंट ईयर की, कि करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है वो यहां लिखना है, और प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना वो यहां लिखना है। उसके बाद आएगा अदर इनकम। लेकिन सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है, अदर इनकम क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या होगा। देखिए, हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने जा रहे हैं, उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें क्या पता करना है। हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पता करने वाले हैं, और प्रॉफिट, माफ करना, इससे हम प्रॉफिट और लॉस पता करने वाले हैं। मैंने शायद अकाउंट बोल दिया। तो प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा, ये कैसे पता कर सकते हैं कि सर हम अपनी टोटल इनकम पता कर लें पहले। ये जो टोटल रिवेन्यू है, प्यारे बच्चों, यही टोटल इनकम है आपकी। उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस अगर घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास यहां जो अमाउंट आएगी, ये जो अमाउंट आएगी, ये क्या होगी? ये हमारी प्रॉफिट होगी। बात समझ में आई? बोलो आगे सर। लेकिन कौन से आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, ये क्या होगा, एक्सपेंसेस को किस किस हेड में बांटना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये फॉर्मेट आप सामने बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले लिखा जाएगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। होता क्या है सर, जो इनकम अर्न करी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नहीं है, बल्कि नेट सेल को ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। नेट सेल्स को ही हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। हमारा ऑपरेशन क्या है? कोई भी बिजनेस है वो किसी एक उद्देश्य के साथ शुरू करा जाता है। हम एक मेन एक्टिविटी के साथ शुरू करते हैं कि हमारी मेन एक्टिविटी ये होगी, इससे प्रॉफिट कमाना है। मोटरसाइकिल बनाकर के बेचनी है, कार बना के बेचनी है, जूते बनाकर बेचने हैं, बिस्किट बनाकर बेचने हैं। तो जो भी कुछ बेचा गया, मेनली जो आइटम कहा कि भाई साहब ये इस पर्पज के लिए, हम बिस्किट बनाने का धंधा हमने शुरू करा, चेयर बनाने का धंधा हमने शुरू करा, तो चेयर बेचेंगे तो उससे जो भी इनकम आएगी उसे नेट सेल बोलेंगे हम, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलेंगे उसे हम। लेकिन यहां ध्यान ये रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, ट्रेडिंग कंपनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जिसमें कुछ प्रोडक्शन बन रहा, मैन्युफैक्चर हो रहा हो, कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, नया बना रहे हो। ट्रेडिंग कंपनी होती है जिसमें कुछ बनाते नहीं है, हम ऐसे कैसे पैकेट में लेकर के आते हैं और किसी को प्रॉफिट में दूसरे को बेच देते हैं। ये ट्रेडिंग कंपनी का काम है। एंड सर्विस कंपनी, सर्विस में मतलब जैसे आपका गुड्स होता है, गुड्स में आपके फिजिकली कुछ दिखाई देता है, सर्विसेज में आपको फिजिकली कुछ नहीं दिखाई, आप दे रहे हैं ठीक है, आपको फिजिकली कुछ दिखाई नहीं देता, फील करते हैं।
ठीक है, ऐसा कुछ मान के चलिए। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपने क्या करा, आपने बस का सहारा लिया, ठीक है, बस की सर्विस किसी ने आपको दी, तो ये क्या है, ये आपकी सर्विस कंपनी का काम है। बैंकिंग की सर्विस आप ले रहे होते हो, ये सर्विस कंपनी है एक तरीके से, ठीक है, बैंकिंग कंपनी है एक तरीके से। समझ में आई? बोलो हाँ सर, आ रही है बात समझ में। इसके अलावा एक कंपनी है जो फाइनेंस का काम करती है सर। फाइनेंस मतलब पैसे का लेना और देना, पैसे का लेना और देना, हालांकि ये सर्विस ही है, ठीक है, लेकिन हमने इसको अलग से लिखा है। फाइनेंस का काम कई सारी कंपनी करती हैं। तो एक तरफ हमने वो कंपनी रखी है जो आइटम्स बना रही है या बना बनाया आइटम बेच रही है, और एक तरफ वो रखी है जो काम पैसे में करती हैं, पैसा का लेन देन जो कंपनी करती है, उन्हें फाइनेंस कंपनी में थोड़ी देर के लिए बोल दिया। आपको समझ में आई होंगी थोड़ी थोड़ी बातें? बोलो सर, आ रही है समझ में? अब दोनों ही केसेस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग अलग होती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो जिस कंपनी का नेचर होगा वही उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो सर सेल्स ऑफ गुड्स करेगी। सेल्स ऑफ गुड्स, जब चीजों को बेचेगी तो वही हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। 10 लाख की अगर चीजें बेच दी, तो चीजें मतलब जो 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 कच्चा माल लेकर के आया, फिर उसको तैयार माल में कन्वर्ट करा, फिर उसको क्या करा, पका हुआ माल बेच दिया, वो सेल ऑफ गुड्स होगा। तो सेल ऑफ गुड्स है मैन्युफैक्चरिंग में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ माल वापिस आ जाता है सर, वो यहां से घटा देना, उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न। मैं कहता हूं 10 लाख का माल बेचा था, 2 लाख का वापिस आ गया, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हुई? आप बोलोगे सर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुई 8 लाख। कितनी हुई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुई 8 लाख। आरएफओ 8 लाख हुई। बात समझ में आई? बोलो सर आगे इसमें क्या था? अच्छा, ट्रेडिंग जो कंपनी होगी वो भी ऐसे ही गुड्स को सेल कर रही होगी। सर्विस जो कंपनी होगी वो क्या कर रही होगी, वो सेल्स ऑफ सर्विसेज कर रही होगी, सर्विसेज को बेच रही होगी, ठीक है, सर्विस दे रही होगी, तो वही आरएफओ है उसके लिए। नेट सेल, हमें नेट सेल लेनी है, ठीक है, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे वो गुड्स की सेल हो। नेट सेल, आरएफओ जो होती है वो नेट सेल ही होती है, असल में नेट सेल को कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ सर आ गई। एक होता है अगर हमने स्क्रैप बेच दिया, स्क्रैप का सेल कर दिया। स्क्रैप क्या था सर? जो हमारे पास कच्चा माल था, हमने उसको तैयार तो कर लिया, अब लोहे की बड़ी बड़ी टीन लेकर के आए थे, वो काटी हमने, और मतलब लोहे की बड़ी बड़ी चद्दर लेकर आए और वो हमने काट दी। अब काट दी, वो साइज में काट दी, किसके साइज में कार बनानी थी, तो वो कार का कहां कहां पे कितना कितना साइज लगना है उस हिसाब से काट दी। जैसे कपड़ा काटते हैं तो कुछ कपड़ा बच जाता है, ऐसे ही टीन जब काटी तो उसमें से कुछ टीन बच गई, छोटी छोटी चीजें बच जाती हैं, उसे स्क्रैप कहते हैं। तो वो स्क्रैप भी अगर आपने बेचा ना, तो वो भी हमारा आरएफओ का ही पार्ट बनेगा, वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा, वो भी क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। तो बस यही ध्यान रखना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, सर्विसेज कंपनी है, तो उसमें गुड्स बेची, सर्विसेज बेची, स्क्रैप बेचा, तो आरएफओ है। क्लियर है? हाँ सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आ जाते हैं फाइनेंस कंपनी में। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंस कंपनी का मेन ऑपरेशन क्या था? क्या जूते बनाकर बेचना था? बोलो सर नहीं। क्या घड़ी बनाकर बेचना था? बोलो सर नहीं। क्या करना है इसका मेन बिजनेस? पैसे का लेन देन करके प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, पैसे का लेन देन करके प्रॉफिट कमाना है। तो इसने कहीं पे पैसा लगा रखा होगा, किसी को दे रखा होगा, तो इंटरेस्ट जो रिसीव करेगा केवल वो आरएफओ होगा। इंटरेस्ट अगर रिसीव करेगी ये कंपनी, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगी। बात समझ में आई? आपने किसी कंपनी ने, कोई फाइनेंस कंपनी, उसने कहीं किसी को पैसे दे रखे उधार में, उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो क्या है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। बोलो सर आ गई बात समझ में? कहीं सर पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे उस कंपनी ने, कोई फाइनेंस कंपनी है, इसका काम क्या है, पैसे लगाकर पैसे कमाना। तो इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, तो डिविडेंड उनसे मिला होगा, तो जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो भी क्या है, इसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इस कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है ये। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये केवल फाइनेंस कंपनी के लिए है सर।
क्योंकि जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन है, जो मेन बिजनेस वर्क है, जो मेन ऑपरेशनल वर्क है, उसी से जो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से जो पैसा कमाया जाएगा वही आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। यहां पर जो ऑपरेशनल एक्टिविटी थी वो जूते बनाकर बेचना था, यहां पर पैसे का लेन देन करना था, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये फाइनेंस कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इन्वेस्टमेंट करा था सर, इसी में हमने गेन ले लिया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, वो जब खरीदी तो वो हमने 50 लाख की खरीदी थी, अब जब बेची तो वो 70 लाख रुपए में बिकी है, 20 लाख का जो गेन होगा वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कहलाएगा। क्या कहलाया वो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपने। बात समझ में आई? बोलो सर आ रही है, इसमें भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड जो रिसीव हुआ था वो तो हो ही रहा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जहां पे भी हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे 50 लाख में, उस पे हर साल डिविडेंड तो मिल ही रहा था, लेकिन जिस दिन बेचने लगे उनको उस दिन भी मुनाफा हो गया, तो जो सर रेगुलर मिल रहा था वो भी, और जो गेन होगा वो भी क्या है? हमारा आरएफओ का पार्ट बनता है फाइनेंस कंपनी के लिए। ये ध्यान रखना है आपने। तो सर क्या फाइनेंस कंपनी का जो अकाउंट है या स्टेटमेंट ऑफ P&L है और ट्रेडिंग कंपनी का जो P&L है वो अलग अलग बनता है? हाँ, मोस्टली अलग ही हो गया। सोचो ना एक बार, आरएफओ किसी के लिए आरएफओ कुछ है, किसी के लिए कुछ है, फॉर्मेट यही रहता है, लगभग यही रहता है फॉर्मेट। बात समझ में आई? बोलो सर हाँ आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है सर? दूसरी इनकम भी जोड़नी है। ये तो वो इनकम थी ना, यहां देखिए ये वाली जो इनकम थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1, जो इनकम आपको दिखाई दे रही है वो वाली इनकम थी जो हमारा ऑपरेशनल वर्क था। कई बार तो ऐसी इनकम भी कमाते हैं जो हमारा ऑपरेशनल वर्क नहीं होता है, तो सर ये क्या होगी? ये अदर इनकम कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ये अदर इनकम कहलाएगी। तो सर इन्हीं दोनों कंपनीज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये लो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी और सर्विसेज कंपनी के लिए अदर इनकम क्या क्या होगी? बोलो सर इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम हो गया है सर। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड तो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्यारे बच्चों वो फाइनेंस कंपनी के लिए होता है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करे, अगर इंटरेस्ट रिसीव कोई ट्रेडिंग कंपनी करे, कोई सर्विस कंपनी करे, उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो फिर तुम समझ जाना वो अदर इनकम होती है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं लिखा जाएगा। बोलो सर आ गई ये वाली बात भी। ऐसे ही डिविडेंड रिसीव भी करेगी अगर कोई कंपनी, तो भी क्या है? वो अदर इनकम है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी क्या है? वो अदर इनकम होता है। ठीक है, वहां ऊपर तक बात करी। अब बारी आती है सर गेन ऑन सेल ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स हमने बेची, उस पर हमने गेन कमाया। देखो जूते बनाकर बेचना था, उससे प्रॉफिट कमाना था, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता। लेकिन हमने क्या करा? हमने तो भाई साहब कोई एसेट्स बेच दी, जिससे प्रोडक्शन करना था वो एसेट्स बेच दी और उससे गेन कमा लिया, तो ये अदर इनकम होगी, ये रेवेन्यू इनकम नहीं होगी, क्योंकि हमारा मेन वर्क था जूते बनाकर बेचना। तो ये गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपने पढ़ा था पीछे बैलेंस शीट में, उनको अगर हम बेचेंगे सर, टेंजिबल फिक्स एसेट्स को अगर बेचेंगे और उसमें अगर गेन हो रहा है तो वो अदर इनकम होगी, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगी। सर रेंटल इनकम, हमारा फैक्ट्री का एक कमरा खाली था, हमने वो कमरा दे रखा है किसी को किराए के ऊपर, किसी दुकानदार को, एक छोटी कैंटीन खुलवा ली, उसमें रेंट से उसकी इनकम जो हो रही है वो रेंटल इनकम, वो हमारी अदर इनकम होती है। कमीशन हमें कोई मिला हुआ है, डिस्काउंट हमें कोई मिला है सर कोई छोटी छोटी आइटम्स हमने बेच दी। हमारे बगीचे में ना हमने विदेशी घास लगवा रखी थी, हमने वो बेच दी हमने, उससे जो कमाई हुई वो सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम में आएगी, या मैं कहूं अदर इनकम होगी। सर हर दिन न्यूज़पेपर आ रहा था हमारे पास, तो न्यूज़पेपर बहुत सारे रद्दी पड़े हुए हैं, वो हमारे पास में अब थे, हमने उनको बेच दिया, तो उससे जो इनकम होगी वो भी क्या होगी? वो भी अदर इनकम होगी। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी अदर इनकम का पार्ट बनेगा। सर टैक्स जो हम पहले जमा करा चुके हैं, अगर उसका रिफंड आ जाता है तो वो भी क्या है? हमारी अदर इनकम है, क्योंकि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं हो सकती। तो ध्यान रखें, रेवेन्यू फ्रॉम, दो तरीके की इनकम हुई हमारी, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम नेट सेल कहते हैं, कितने रुपए में सेल हुई है हमारी, वो हमारी इनकम ही है असल में, तो नेट सेल। और दूसरा अदर इनकम, सेल के अलावा जो भी आपने इनकम कमाई। अरे सर ये भी तो सेल थी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अरे जब मैं सेल कह रहा हूं तो मैं गुड्स की सेल कह रहा हूं, एसेट्स की नहीं। एसेट्स को सेल करके जो प्रॉफिट कमाओगे वो अदर इनकम में ही आएगा। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई समझ में, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए फिर बारी आई
फाइनेंस कंपनी की। सर फाइनेंस कंपनी में इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो अदर इनकम तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है अदर इनकम? ये नहीं हो सकता फाइनेंस कंपनी में अदर इनकम। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कंपनी में ये वाली जो इनकम थी ये कहां पे लिखी हुई है? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिख दी थी हमने। रेवेन्यू ही है हमारी, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अदर इनकम कैसे हो सकती है? सेम इसी तरीके से डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो भी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो ये भी अदर इनकम नहीं हो सकती। ये भी हमारी अदर इनकम प्यारे बच्चों नहीं हो सकती। तो मैं ये लिख देता हूं, ये भी अदर इनकम नहीं है। ये भी मैंने काटा लगा दिया। तीसरा क्या होगा? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सॉरी माफ करना, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करा, उस पर कोई गेन कमाया है, तो ये भी हमारी क्या नहीं है? ये भी हमारी अदर इनकम नहीं है। अदर इनकम कौन सी होगी प्यारे बच्चों? अदर इनकम ये मैं नीचे लिख रहा हूं, कौन कौन सी? ये जितनी भी सारी यहां पे नीचे दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सारी की सारी हमारी क्या है? ये सारी ही हमारी अदर इनकम है प्यारे बच्चों। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। तो सर ये क्या बात कर दी आपने? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और गेन ऑन सेल ऑफ पीपीई है, ये हमारी अदर इनकम कैसे होगा? ये इसलिए है क्योंकि फाइनेंस कंपनी में भी अगर आपने फर्नीचर बेच दिया तो वो अदर इनकम ही होगी, क्योंकि फर्नीचर का बेचना और खरीदना उसका मेन वर्क नहीं था। इन्वेस्टमेंट बेच दी, उसका मेन वर्क है इन्वेस्टमेंट को बेचना और खरीदना, वो बेच दी, उससे गेन कमाया तो हो सकता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर का बेचना ना तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विस कंपनी में हमारा क्या था? मेन कोर्स ऑफ एक्शन था, और ना ही फाइनेंस कंपनी में है। तो दोनों ही केसेस में गेन ऑन सेल ऑफ पीपीई जो होगा वो क्या आएगा? वो अदर इनकम आएगी। दोनों ही केसेस में रेंटल इनकम अदर इनकम आएगी। दोनों ही केसेस में कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स ऑफ मिसलेनियस आइटम, रिफंड ऑफ टैक्स, ये अदर इनकम का पार्ट रहेंगी। बात समझ में आई? आपको यही पूछेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों हमने बस सारी ही डिस्कशन तो कर लिया। देखो इतनी ही देर में हमने सारा डिस्कशन कर लिया। लगभग 15 मिनट में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, केवल 15 मिनट लगी है हमें सारी। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा। बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई बातें। सर देखिए ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है। सर हमने ये पढ़ लिया, बोलो हाँ सर ये तो पढ़ लिया, बड़ा आसान था। अदर इनकम पढ़ ली, हाँ सर अदर इनकम भी पढ़ ली। आपसे ऐसे पूछेगा बताओ एक फाइनेंस कंपनी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां लिखा जाएगा? आप चुपचाप बता दोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा जाएगा। वो बोलेगा एक कुछ नहीं बोलेगा, कैसी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस कंपनी है, कैसी कंपनी है? तो क्या, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानना चुपचाप, और उस हिसाब से आंसर दे देना। वो कुछ नहीं लिख रहा कौन सी कंपनी है, तो क्या मानोगे? सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान करके हिसाब किताब कर देना। मैंने कहा कि भाई साहब तुम बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, कौन सी कंपनी है? मैं ये नहीं बता रहा, बताओ क्या है ये, कौन सी इनकम है? आप बताओगे सर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये अदर इनकम है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई, बहुत अच्छे से आ गई सारी। नंबर 3 ऐसे ही डालेंगे, नंबर 1 डालना है, नंबर 1 डाल देंगे ऐसे ही, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देंगे। नंबर 2 डाल देंगे, अदर इनकम कर देंगे। फिर एक लाइन लगा देंगे पूरे में, यहां से लेकर के और यहां तक एक लाइन लगाई, उसके बाद लिख देंगे टोटल रेवेन्यू की, टोटल एक्चुअल में हमारा रेवेन्यू कितना हुआ है, और नंबर 1 पॉइंट को और नंबर 2 पॉइंट को जोड़ देना, बस टोटल इनकम हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू सर लिख देंगे, मुश्किल ही क्या है, टोटल रेवेन्यू लिख देना है। करंट ईयर का टोटल रेवेन्यू यहां पे और प्रीवियस ईयर का यहां पे लिख देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, यहां लिख देंगे, इसको और इसका अमाउंट को जोड़ देंगे, यहां लिख देंगे। बात समझ में आई सर? कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान है, ये तो बहुत आसान है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस ढेर सारे हैं हमारे, ढेर सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, नाम मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्री, किस किस की इन्वेंट्री, बिला फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की, स्टॉक इन ट्रेड की, ये। तो यहां चौथा है एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस,
पांचवा है फाइनेंस की कॉस्ट कितनी है, छठा है डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना है, और सातवां है अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस कितना है, आठवां क्या है अदर एक्सपेंसेस कितने हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये 6-7 बातें आपने याद रखनी है, और इन सब का टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना हुआ, इन सब का टोटल यहां टोटल एक्सपेंस करके लिख देना है। यहां नंबरिंग नहीं डालनी, कभी यहां 5 नंबर डाल दो, ना ना ना, 5 नंबर मत डालना, यहां लिखना सिर्फ टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ सर, ये हो जाएगा, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ लो, यहां से लेकर के और यहां तक की जितना भी एक्सपेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का एक्सपेंस सारा जोड़ के यहां लिख दो। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। उसके बाद लिख दो यहां पे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या करना है, देखो लिखा भी हुआ है, नंबर 3 ये है, ये लिखा हुआ, नंबर 3 में से नंबर 4 घटा दो। नंबर 3 का टोटल ये था, नंबर 4 का टोटल ये था, ये नंबर 4 क्या है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस का टोटल क्या था ये था। तो नंबर 3 में से नंबर 4 घटा दो, सारे एक्सपेंसेस में से सारी इनकम घटा दो, तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट यहां लिखना है। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। इसमें भी क्या था सर, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंसेस हैं क्या क्या, बाकी तो बाद की बात है। एक बार एक्सपेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपेंस होते क्या क्या है, कैसे कैसे क्या लिखना है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना सर, ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा ना अभी अभी थोड़ी देर पहले, ये और ये, बस ये तीन, ये तीनों ही किससे रिलेटेड है, कॉस्ट किससे रिलेटेड एक्सपेंस है, ये हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। ध्यान से अगर देखें तो इन्वेंट्री में हमने कल बैलेंस शीट में क्या बताया था आपको, इन्वेंट्री में हमने क्या क्या लिखा था, सबसे पहले लिखा था कच्चे माल का स्टॉक, कच्चे माल की इन्वेंट्री, फिर दूसरा लिखा था सर वर्क इन प्रोग्रेस जो मशीनों में है उसकी इन्वेंट्री, फिर तीसरा किसका लिखा था फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री या स्टॉक, 3 लिखे थे, बोलो हाँ सर। चौथा लिखा था किसके बारे में, स्टॉक इन ट्रेड के बारे में। क्या है स्टॉक इन ट्रेड, जो हमने बेचने के पर्पज से, सीधे बेचने के पर्पज से खरीदा है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इनमें तो हम चेंज करेंगे ना, रॉ मटेरियल में चेंज करेंगे, WIP बनाएंगे, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड ऐसे कैसे बिकेगा। नंबर 5 क्या था प्यारे बच्चों, उसके बाद यूज टूल्स थे, यूज टूल्स थे, और क्या था सर स्टोर्स एंड स्पेस था, स्टोर्स एंड स्पेस था नंबर 6 पे, और क्या दिया था नंबर, स्टॉक इन ट्रांजिट भी दिया था। क्या था, स्टॉक इन ट्रांजिट भी दिया था। सही है, बोलो सर आ गया समझ में। तो केवल ये 4 उठा लो, कौन से सर, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला और चौथे वाला, इनकी कॉस्ट देख लो और कहां लिख दो, यहां यहां यहां। अब देखो कैसे लिखना है, ये बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं आपको ये कहूं प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहता हूं बताओ तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखोगे, समझो तुम लेकर आए 1 लाख रुपए का सामान पूरे साल में, और तुमने कोई यूज नहीं करा उसका, कोई यूज नहीं करा। साल के लास्ट में कितना सामान बचा हुआ तुम्हारे पास में, ऐसे कैसे पड़ा हुआ होगा बेटा। तो जब पूरा सामान पड़ा हुआ है ना, पूरा सामान अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो नहीं लिखते कभी भी हम। अरे सर कैसी बात कह रहे हैं, जितना भी हम परचेज करते थे पिछले 11th क्लास में हम कुछ इस तरीके से करते थे। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, देखो 11th क्लास में सर हम इस तरीके से लिखते थे। आप तो झूठ बोल रहे हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। 11th क्लास में हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, यहां ये लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सर हम, और ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और लिखते थे सर टू परचेज, टू परचेज, लेस करते थे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंस। सर इस साइड में हम यहां लिखते थे सारी सेल, बाय सेल्स, लेस करते थे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और लिखते थे सर क्लोजिंग स्टॉक। ये 6 चीजें लिखी जाती थी। बोलो हाँ सर ऐसा ही तो था, ऐसा करते थे, बिल्कुल करते थे सर आप, मैं कोई मना नहीं कर रहा इसमें। सर हमने जितना भी हमारे पास स्टॉक होता था, मान लिया 3 लाख का स्टॉक था तो 3 का लिख देते थे हम। आप ये कह रहे हो कि यूज नहीं करोगे तो नहीं लिखोगे, हाँ नहीं लिखोगे। सोचो मैं कह रहा हूं 3 लाख का स्टॉक आपके पास था, और अब क्लोजिंग के टाइम पे, और बाकी कोई कुछ नहीं दे रखा आपको, ना परचेज है ना डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, आपको स्टॉक दे रखा था 3 लाख रुपए का, क्लोजिंग के टाइम पे आपके पास बचा हुआ है 1 लाख रुपए का, तो बताओ आपने कितने रुपए का यूज करा। 3 लाख का स्टार्टिंग में था, आपने 1 लाख रुपए का
अब बचा करके रखा हुआ है, इसका मतलब तो सर 2 लाख रुपए का यूज कर लिया, यही तो हुआ था। हाँ सर 2 लाख का यूज हो गया। तो भाई साहब वो 2 लाख रुपए ही स्टेटमेंट ऑफ P&L में असल में इफेक्ट डालते हैं, केवल वो 2 लाख रुपए इफेक्ट डाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में। हमने केवल वो अमाउंट लिखना होता है जो उस साल खर्च हुआ है, जो उस साल खर्च हुआ है, जो अगले साल खर्च होगा अगले साल के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। और यही वजह है कि हम ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक घटाते क्यों? सोचो सर घटाया कहां है? अरे नालायकों, ये इस साइड में 3 लाख लिखा है और दूसरी साइड में 1 लाख लिखा है, ये घटी तो रहा है। एक साइड दूसरी साइड को घटाती है, जोड़ती नहीं है। जुड़ तो ये रहा भाई, ओपनिंग स्टॉक में ये परचेज जुड़ रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ रहा है। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई बात समझ में, इसमें मुश्किल क्या था? देखो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। आपका स्टॉक कितना था? 3 लाख। आपने यहां पे 3 लाख लिखे। हाँ सर, इस साइड में भी कितने लिखोगे? 3, क्योंकि जो बड़ा होता है वो लिख देते हैं। लिख दिया सर, क्या आएगा आपका बताना एक बार, क्या आएगा सर? यहां पे ग्रोस प्रॉफिट आएगा, ग्रोस लॉस आएगा? आपकी डेबिट वाली साइड में अमाउंट ज्यादा थी तो ग्रोस लॉस नहीं आएगा, बताना एक बार। हाँ सर ग्रोस लॉस आया हमारा, कितने रुपए? 2 लाख रुपए ग्रोस लॉस आया, आया ना? बोलो हाँ सर आया। इसका मतलब हुआ क्या कि सर 2 लाख रुपए का आपने सामान यूज कर लिया, यह मतलब था इस बात का। अच्छे से बात समझ आई तुम्हें कि 2 लाख रुपए का सामान हमने यूज करा है और हमारा लॉस या कॉस्ट हमारी केवल वो है। समझ में आई अच्छे से बात? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से आ गई होगी बात समझ में आपको? हाँ सर। तो बस इतनी सी ही बात समझनी थी, इसमें और कुछ था ही नहीं। मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा था कि अगर मैं ये कह रहा हूं ना आपको कि साल के शुरुआत में 5 लाख रुपए का स्टॉक आपके पास में था और साल के एंड में आपके पास में केवल 2 लाख रुपए का रहा है, तो आपने 3 लाख का जो यूज करा है, आपकी असल में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख रुपए ही है। आपके पास साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए का स्टॉक था और आपने उसमें से अभी आपके पास 1 लाख रुपए का बचा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है? आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम केवल और केवल 9 लाख रुपए है। जो डिफरेंस आया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का, जो डिफरेंस आया वो बात समझ में आई? बोलो सर ये तो आ गई। अच्छा सर अब मैं और बात कर लेता हूं आपके पास। मैं कहता हूं मान लो आपकी कंपनी में जो स्टॉक था पहले का, ओपनिंग जो स्टॉक था पिछले साल का जो बचा हुआ था वो 2 लाख रुपए था। बोलो सर ठीक है 2 लाख रुपए। अब आप 3 लाख रुपए की आपने परचेज भी कर ली, नया स्टॉक ले आए आप, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। कितने का हो गया? 5 लाख। 2 का पिछला था और 3 लाख का अब ले आए, 5 लाख का हो गया। बोला हाँ सर। अब क्लोजिंग जो स्टॉक बचा हुआ वो 1 लाख बचा हुआ है, तो आपने कंज्यूम कितना कर लिया? आप बोलेंगे सर 2 का पहले था, 3 का बाद में लेके आए, 5 हो गया, अब बचा हुआ 1 का, इसका मतलब 4 लाख रुपए का हमने कंज्यूम कर लिया। यही तो है भाई साहब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आई बात? बोलो हाँ सर आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बना हमारा? यहां पे लिख देता हूं मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। और सर ये केवल रॉ मटेरियल के बारे में लिख रहा है। किसके बारे में? रॉ मटेरियल के बारे में लिख रहा है कि कितने रुपए का कच्चा माल हमने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, केवल कच्चा माल। सर ये क्यों नहीं लिखा आपने? कहां गया? ये क्यों नहीं लिखा सर आपने? रॉ मटेरियल तो लिख दिया आपने, ना WIP लिखा, ना फिनिश गुड्स लिखा, ना स्टॉक इन ट्रेड लिखा। आप तो कह रहे थे चारों लिखने हैं इसमें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में केवल कच्चा माल कितना यूज करा, केवल उसकी कॉस्ट लिखते हैं भाई। कच्चा माल कितने का आया और कितना यूज कर लिया। समझ में आई बात? हाँ सर आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गई तो इसको लिख लें हम। इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का COMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला बना सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। प्लस में क्या करना है? आपने कुछ परचेज करा हो वो कर लेंगे, और सर माइनस क्या करना है? माइनस कर देना परचेज रिटर्न। मान लिया आपने 5 लाख रुपए का सामान आपके पास पहले से था, मान लो 5 लाख रुपए का सामान पहले से था, आपने 2 लाख रुपए का परचेज करा, हो गए 7 लाख, फिर 2 लाख में से आपने वापस भी कर दिया, रिटर्न भी कर दिया 1 लाख रुपए का, तो कितने का रह गया? 6 लाख का रह गया भाई साहब आपके पास। तो वो जो और फिर आपके पास ने आपने 6 लाख का रह गया, अब आपने 2 लाख रुपए का भी आपके पास बचा हुआ है, तो सोचो कितने रुपए का यूज करा? 4 लाख का। तो फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और माइनस में क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक करना है, क्लोजिंग स्टॉक करना है,
ठीक है, बोलो बात समझ में आई। सर ये जो परचेज माइनस परचेज रिटर्न है इसे हम नेट परचेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट परचेज भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत अच्छे से बात समझ में आई। बोलो सर आगे इसमें भी क्या दिक्कत थी? बहुत आसान तो था ये बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको समझ में आया। प्यारे बच्चों एक हमने पहले पढ़ रखा है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट कितनी है? सर ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से अलग होता है, इस बात को ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अलग होता है क्योंकि इसमें केवल रॉ मटेरियल कितने का आया और कितने का हमने हमारे पास पहले था उसको एडजस्ट करा है। लेकिन कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में क्या क्या होता है? सर हमें जो कच्चा माल लिया ओपनिंग स्टॉक वो भी इंक्लूड होता है, हमने जो कच्चा माल और तैयार करा परचेज करा वो भी होता है, सर जो परचेज रिटर्न हुई उसमें से वो भी शामिल होता है, और फिनिश गुड्स बनाने में मतलब सर ये माल तैयार करने में हमने जितने एक्सपेंस लगाए वो एक्सपेंस भी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको कहते थे। और माइनस क्या करते थे? माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वाला स्टॉक माइनस करते थे। तो जब मैं फिनिश गुड्स कह रहा हूं ना सर तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनिश गुड्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है। सर माल डायरेक्ट एक्सपेंस थे क्या? माल को बनाने में जो खर्च हुआ है सर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल गुड्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बेटा वैसे तो होते हैं अलग, लेकिन सर कई बार इनको एक जैसा ही ट्रीट करा जाता है, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो क्या होते हैं? अलग होते हैं, लेकिन काफी बार इनको एक ही नाम से ट्रीट कर लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को एक मान लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ चुकी है। जब जब भी ऐसी चीजें आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात समझ में आई आपको? बोलो सर आ गई। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोलो हाँ सर। फिर उसके बाद क्या करना है? चलो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम ना दूसरे नंबर को ना पढ़ करके हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर को। पहले किसको पढ़ेंगे? तीसरे नंबर को पढ़ेंगे। ये दूसरे नंबर का जो पॉइंट है ना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले तुम तीसरा पढ़ो। कह रहा चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? ये है सर WIP का इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ, और स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ। रॉ मटेरियल का चेंज नहीं लिखा सर इन्होंने, WIP का लिख दिया, फिनिश गुड्स का लिख दिया, स्टॉक इन ट्रेड का लिख दिया। पहले ये सुनो चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है। हमारे पास स्टॉक पहले कितना था और अब कितना था, कितना चेंज आया। हमारे पास स्टॉक साल के शुरुआत में था 5 लाख रुपए का, अब बचा हुआ है 50,000 रुपए का। कितने का चेंज आया? 4,50,000 का चेंज आ गया। क्या इसे हम ये नहीं कह सकते कि इतने रुपए का हमने यूज कर लिया? क्या इसे ये नहीं कह सकते? हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं होगा? सोच करके देखो, क्या ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं होगा? हाँ सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा। लेकिन सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो ऊपर लिख दिया था, ये तो हमने वहां पे केवल रॉ मटेरियल का लिखा था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, केवल रॉ मटेरियल का करा था। अब क्या करना है? अब सर हमें वर्क इन प्रोग्रेस का भी लेना है और फिनिश गुड्स का भी लेना है और स्टॉक इन ट्रेड का भी लेना है। बात समझ में आई? बोला हाँ। जो वर्क इन प्रोग्रेस, साल के शुरुआत में कितना मशीनों में माल पड़ा हुआ था, साल के शुरुआत में कितना हमारा माल तैयार हो रखा था, साल के शुरुआत में कितना हमारा स्टॉक इन ट्रेड था, सर ये माइनस कर देंगे किसके साथ? सर साल के लास्ट में हमारा कितना वर्क इन प्रोग्रेस था, साल के लास्ट में हमारा कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट था, साल के लास्ट में कितना स्टॉक इन ट्रेड था, वो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। बात समझ में आई? बोले सर इसमें परचेज क्यों नहीं करा, इसमें आपने परचेज क्यों नहीं लिखा, ये बता दो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल गुड्स में तो आपने लिखा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आपने केवल ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्यों करा तीसरे नंबर में? क्यों आपने इसमें परचेज ऐड क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा भाई साहब, WIP को परचेज नहीं करा जा सकता, वर्क इन प्रोग्रेस परचेज नहीं होता। ये तो हमने कच्चा माल लेकर के आए थे, वो परचेज किया था। WIP तो कच्चे माल को ही हमने मशीनों में डाल रखा है, तो ये परचेज थोड़ी होगा, वो तो रॉ मटेरियल परचेज हो सकता है, वो लिख दिया हमने वहां पे।
फिनिट्स गुड्स जो है वो परचेज नहीं होगा भाई साहब, वो तो हम खुद तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या परचेज होगा? बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, इसमें क्या दिक्कत थी? बोलो सर ये क्यों नहीं लिखा, फिर स्टॉक इन ट्रेड का परचेज क्यों नहीं लिखा इसमें तीसरे नंबर में? ये तो लिख देते कम से कम। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है जो हम बेचने के पर्पज से दूसरे से सामान लेकर के आए और तुरंत बेच दिया प्रॉफिट में, तो सर ये तो लिख सकते थे ना स्टॉक इन ट्रेड का परचेज। ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई साहब ये दूसरे नंबर पे लिख देना, हमने ये लिख रखा, देखो दूसरे नंबर का, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आया? बोलो सर आ गया, इसमें क्या था? क्लियर है बात? बोलो हाँ सर समझ में आई अच्छे तरीके से। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सर चेंज इन इन्वेंट्री में किस किस की इन्वेंट्री लेनी है? WIP की इन्वेंट्री, फिनिश्ड प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या लेना है? सर जो स्टॉक इन ट्रेड परचेज करा, तो परचेज तो दो ही चीज हुई थी ना, एक रॉ मटेरियल परचेज हुआ था, एक तो सर नंबर 4 परचेज हुआ है और एक नंबर 1 परचेज हुआ है। WIP और फिनिश्ड गुड्स परचेज हो नहीं सकते। अब रॉ मटेरियल का परचेज कहां पे लिख दिया था हमने यही लिख दिया था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसी में ऐड कर दिया था क्या? परचेज। तो इसको तो अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, ये अलग अलग लिखे गए थे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया था, लेकिन इसमें परचेज नहीं लिखा, तो परचेज हमने यहां लिख दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। अगर प्यारे बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई है तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आई बातें सारी? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखो ये पहला पॉइंट हो चुका है हमारा, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो गया हमारा, चौथा होता है एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस। इसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एम्प्लॉय जो काम करने वाले हैं, बेनिफिट उनको जो बेनिफिट कंपनी देगी, उनको बेनिफिट देने के लिए जो जो भी एक्सपेंस कंपनी करेगी वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सर होते क्या क्या हैं ये एक बार नीचे देख लेते हैं, आओ नीचे नजर दौड़ाते हैं। या पढ़ लेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज, ये मैंने वही लिखा हुआ है, सब वही है भाई साहब, कुछ अलग नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री, ये हमने बताया डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये साफ साफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में आ जाओ भाई साहब। अब लिखा क्या क्या है ध्यान से पढ़ो। इट इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो है किसको करी? मेड टू, जो पेमेंट करी वो, या फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, या तो डायरेक्टली पेमेंट कर दी, या उनको बेनिफिट देने के लिए हमने जो जो बेनिफिट कहीं से खरीदे वो उसको पेमेंट करी, तो वो एक्चुअल में एम्प्लॉय को ही तो पेमेंट हुई। एम्प्लॉय के लिए फोन लेकर के आए थे भाई साहब, दुकानदार को पेमेंट करके आए, समझो, तो असल में वो एम्प्लॉय के ऊपर ही तो खर्च हुआ, तो एम्प्लॉय एक्सपेंस होगा वो। बात समझ आए? बोलो सर आ गई। तो सर क्या क्या लिखना है उसमें, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अब ये चीजें शामिल होती है। नंबर 1, आप कोई भी वेजेस दोगे वो क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। आपने सैलरी दी, एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया आपने। जो डायरेक्टली पैसे देते हैं उनसे काम करवाने के बदले जो पैसे देते हैं वो वेजेस और सैलरी हो गया। बोलो हाँ सर। हम दिवाली का बोनस भी दे रहे हैं उन नालायकों को, ये भी क्या है? एम्प्लॉय के लिए ही एक्सपेंस हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। सर फिर आती है लीव इंकैशमेंट, ये क्या है? ये नहीं समझ में आया। कंपनी ने हमें कहा भाई साहब 1 महीने में 2 छुट्टी ले लो, 1 महीने में 2 छुट्टी ले लो, आपका कुछ नहीं कटेगा, आपकी कोई पैसे नहीं कटेंगे। मैं कह रहा हूं भाई साहब मैं तो 2 दिन आ ही जाऊंगा, तुम पैसे दे दोगे एक्स्ट्रा? बोला हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छुट्टी लोगे तो कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन आओगे तो मिल जाएगा। सोचो कितना बेनिफिट है। बोला हाँ सर बेनिफिट तो है। तो हमें वो पैसा इकट्ठा नहीं मिलता, उसी टाइम पे नहीं मिलता जिस दिन हमने अच्छा आज छुट्टी नहीं करी, आज शाम के टाइम जाते हुए बोलेंगे अरे अरे मालिक, अरे बॉस, हाँ ना पैसे दे दो। बोला किस बात के? आज मैंने छुट्टी नहीं करी ना, आज मेरी छुट्टी का दिन था। तो कहता जा रिटायरमेंट के टाइम पे दूंगा। ठीक है, वो होता है प्यारे बच्चों लीव इंकैशमेंट। लीव को इंकैश कराना, छुट्टियों को इंकैश कराना, कैश में बदलवाना, लीव इंकैशमेंट कहलाता है। पैसा तो दिया ना, तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस होगा। सर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का? पहली बात देखो, आपने सुना होगा काफी बार पीएफ कटता है, पीएफ कटता है, पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, पीएफ का अमाउंट कटता है। किसका कटता है? सर एम्प्लॉय का भी कटता है और एम्प्लॉयर का भी कटता है। सर समझ में नहीं आई, क्या बता रहे हो? एम्प्लॉयर का क्यों कटेगा? अरे मालिक का क्यों कटेगा? भाई साहब नियम है,
नियम ये है कि आपकी जो बेसिक सैलरी या जो आपकी सैलरी है उसका कुछ परसेंट, आपकी कौन जो कर्मचारी है उसकी सैलरी का कुछ परसेंट जो है वो पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। किसने काटना है ये, किसने काटना है? बोला जी एम्प्लॉयर काटेगा। मान लो से 18,000 सैलरी, मान लो 1,000 रुपए जो है या 2,000 रुपए उसका पीएफ कटता है मान लो, तो 2,000 रुपए तो कर्मचारी के कट रहे हैं, तो उतने ही रुपए जितने कर्मचारी के कट रहे हैं उतने ही रुपए बॉस ने भी डालने पड़ेंगे उस अकाउंट में। बोला सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं तो पूरी अपनी सैलरी कटवा लूंगा, 18,000 मेरे कटेंगे, 18,000 बॉस डालेगा, लास्ट में मुझे मिल जाएंगे वो पैसे। हाँ मिलते तो लास्ट में हैं, लेकिन बॉस के इतने रुपए नहीं कटेंगे, और कटे आपके नहीं इतने, एक परसेंटेज कटता है, वो फिक्स होता है कि आपकी अगर इतनी सैलरी है तो उसका इतना परसेंट आपका कटेगा, वो आपका भी कटेगा और उतना ही किसको देना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा, जो जिसने आपको नौकरी पे रखा उसको, उसने भी देना पड़ेगा, और ये लास्ट में मिल किसको जाएगा? ये लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो जितना जितना भी कंट्रीब्यूट होता है हर महीने जो है वो मालिक देगा, प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डालेगा, तो मालिक ने जितना पैसा प्रोविडेंट फंड में डाला वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कहलाएगा। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। तो सर अगर एम्प्लॉय ने कटवाया होगा तो, अरे एम्प्लॉय को तो हमने सैलरी दे दी ना, वो सैलरी को कहीं पे भी खर्च करे, मान लो ऐसा, वो तो सैलरी में इंक्लूड है, ठीक है, वो सैलरी में इंक्लूड है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये किसने कंट्रीब्यूट करा होगा? ये करा होगा भाई साहब, किसने? मालिक ने कंट्रीब्यूट करा होगा। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। उसके बाद है ग्रेचुइटी। 2-3 साल एक कंपनी में काम करो, उसके बाद में वहां से तुम छोड़ोगे तो ग्रेचुइटी का अमाउंट कटता रहता है। जब हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजन पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए प्रोविजन। बैलेंस शीट में आपने पढ़ा था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे नीचे लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही पढ़ा था आपने, या नॉन करंट प्रोविजन जो आप कह सकते हो उसे, मान लो, ठीक है। तो लंबे टाइम के जो प्रोविजन थे तो उसमें यह भी था, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फंड, प्रोविजन फॉर लिविंग कैपिटल, प्रोविजन फॉर सुपर एन्वेस्टमेंट फंड। तो सर ये धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं, हर महीने इनमें कुछ ना कुछ जाता रहता है, ग्रेचुइटी के नाम से कुछ ना कुछ जाता रहता है। कब मिलेगा? 3 साल किसी कंपनी में, किसी संस्था में काम कर लो, उसके बाद ग्रेचुइटी मिल जाएगी आपको। 3 साल 5 साल काम कर लो, 7 साल 10 साल जितना करना हो करो, ठीक है, 3 से ऊपर कितना भी करो। आपको जब भी कंपनी को छोड़ोगे तो उसको बोलना भाई साहब मेरी ग्रेचुइटी भी पे करो, तुम मेरी ग्रेचुइटी पे नहीं कर रहे हो। बात समझ में? बोलो हाँ सर आगे इसमें भी क्या है? तो ग्रेचुइटी जो है वो पे करी जाएगी। कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? भाई साहब एम्प्लॉयर ही करेगा आपको। तो कंट्रीब्यूट वो जितना भी करता रहता है हर महीने हर साल, उसमें कुछ कुछ डालता रहता है, वो भी फिक्स है, इतना % डालना है, वो फिक्स है। बात समझ आई? बोलो सर सुपर एन्युएशन फंड, सर जब आप रिटायरमेंट लेते हो ना तो आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, उसे ही सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड कहते हैं, पेंशन फंड कहते हैं। अरे जब छोड़ करके नौकरी आते तो बहुत सारा पैसा आता कहां से है? वो लिविंग कैशमेंट का इकट्ठा पैसा है, वो ग्रेचुइटी फंड में जो हर साल जमा करा हुआ होता है वो पैसा है, वो प्रोविडेंट फंड में हर साल जमा करा हुआ पैसा होता है, वही तो है सारी ही बातें। उसके बाद है सर स्टाफ का वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ के ऊपर जितना भी वेलफेयर करने में हमने खर्च कर दिया उसको हम सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखा? सबसे पहले कैंटीन का खर्चा। अरे सर देखना, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये ऊपर वाले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये सब आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये एम्प्लॉय के लिए करे गए हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस भी आपको स्टाफ के नाम से है तो आप समझ जाओगे, लेकिन वो देता क्या है? वो कहता है बताओ कैंटीन एक्सपेंसेस कहां लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। फिर आप एक दूसरे की तरफ देखोगे, यार कैंटीन का खर्चा कि कहां? अदर एक्सपेंसेस में लिख देते हैं, क्योंकि देखो ना यहां पे अदर एक्सपेंसेस लिखा होता है, यहां देखो ये दिखाई दे रहा है, जो खर्चे कहीं नहीं आते वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, और आपको उस टाइम तक ये याद रहता है भाई साहब ना ये ऊपर आ सकता तो इसको अदर एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। बच्चे करते हैं अदर एक्सपेंसेस में लिख देते हैं इसको कि यार ना ये तो किसी के ऊपर खर्च नहीं, ये अदर एक्सपेंस है। तो ध्यान रखना कैंटीन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस नहीं होता है बच्चों। कैंटीन का जो खर्चा होता है, मेडिकल का जो एक्सपेंस होता है वो स्टाफ के लिए करा गया खर्चा है। सर एक्सपेंस ऑन ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, जब हमने शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा उसमें बताया था आपको कि कर्मचारियों को
कुछ कम दाम में शेयर्स इश्यू करे जा सकते हैं, उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। उन शेयर्स को इश्यू करने में हमारा कुछ खर्च आता है कंपनी का, वो भी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से कहां पे लिखा जाएगा? वो सर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। ये सारे ही खर्चे किसके हैं? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस के खर्चे हैं। ये नाम याद रखना बस। आप समझ में आई बात? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद कौन सा खर्चा हो सकता होगा? देखो कौन कौन से खर्च पढ़ लिया हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने 3 खर्च तो वो पढ़े जो 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 स्टॉक से रिलेटेड थे। अगला जो खर्च पढ़ा है वो किससे रिलेटेड था? ये माल से रिलेटेड है, ठीक है, ये मटेरियल से रिलेटेड खर्चे हैं प्यारे बच्चों। ये किससे रिलेटेड खर्चा है? ये एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है। और ये नंबर 5 पे जो आया है ये किससे रिलेटेड खर्चा है? फाइनेंस कॉस्ट होती है। अब ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है सर, ये और बता दो, ये भी बता दो सर फाइनेंस कॉस्ट क्या है। फाइनेंस जो आपने करा सर, आपने करा मतलब जो आपको पैसे की जरूरत थी ना, तो आपने लोन लिया, आपने डिबेंचर इश्यू करे। सोचो आपको पैसे की जरूरत है, आपने क्या क्या करा था? बैलेंस शीट में जाओ, आपको पैसे की जरूरत है, आपने शेयर इश्यू करे, शेयर कैपिटल लिख दिया आपने, बोला हाँ हाँ सर करा था हमने। आपको पैसे की जरूरत थी, आपने किसी को मालिक नहीं बनाया, आप किसी के कर्जदार हो गए, आपने क्या करा? आपने किसी से लोन ले लिया, सीधे मालिक नहीं बनाया हुआ, आपने क्या करा? आप लोन ले लिया बैंक से या किसी दूसरी पार्टी से। आपने डिबेंचर इश्यू कर दिए, डिबेंचर उनको दे दिए, उनसे आपने पैसे ले लिए, ये भी क्या था? फाइनेंस ही कराया आपने। समझ में आई बात? बोलो आगे सर। तो आपने जहां जहां से शॉर्ट टर्म बोरोइंग करी, चाहे लॉन्ग टर्म की बोरोइंग करी, चाहे आपने किसी को मालिक बनाया, सर तीनों ही तरीके से आपने फाइनेंस का काम करा है। कहां कहां से? ध्यान रखना इस बात को, 3 तरीके से फाइनेंस हुआ है। सर किसी को आपने मालिक बना दिया, शेयर कैपिटल में गया। सर लॉन्ग टर्म की बोरोइंग कर ली, नॉन करंट लाइबिलिटी थी। सर शॉर्ट टर्म की बोरोइंग कर ली, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी थी या करंट लाइबिलिटी थी। 3 तरीके से आपने फाइनेंस करा बस। तो उस फाइनेंस को करने में कितना खर्च आया? फाइनेंस को करने में कितना खर्च आया मतलब सर? और फाइनेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया होगा, जो पैसे तुमने किसी के लिए फ्री में थोड़ी दे देगा कोई। बोला हाँ सर। तो सर इस तरीके का खर्चा फाइनेंस कॉस्ट में आता है। नीचे पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है सर। 2 तरीके की कॉस्ट यहां पे होती है हमारी। पहली कॉस्ट तो भाई साहब उधार लेते टाइम ही हो जाती है। जब हम पैसा उधार में उठाते हैं तो ये तो कॉस्ट उधार लेते टाइम ही हो जाती है। देखो बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं इसे। क्या जब आप किसी से लोन लोगे ना बैंक से, तो बैंक कहता अच्छा मैं इतने सारे कागज लगाऊंगा, ठीक है, मैं इतने सारे कागज पर सिग्नेचर कराऊंगा, प्रिंट निकालूंगा, मैं एक इंसान को तुम्हारे लिए लगाऊंगा, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं ना, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं मैं तुम्हें। तो भाई साहब इस लोन को प्रोसेस करने का चार्ज तुमने देना पड़ेगा। किसने? कंपनी ने देना पड़ेगा। तो लोन प्रोसेसिंग चार्ज जो होगा वो फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगी। बात समझ में आई? सर गारंटी देते हैं तो गारंटी को अप्रूव करते हैं, वो चार्जेस होते हैं, गारंटी चार्जेस कहलाते हैं, ठीक है। सर जब हम शेयर्स को, डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं, बॉन्ड्स को इश्यू करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी क्या है? वो भी उधार लेने का खर्च ही है। हमने पैसे उधार में लिए थे, वो भी उधार लेने का खर्च है। तो शेयर या डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस भी क्या कहलाते हैं हमारे? सर बोरोइंग कॉस्ट होती है हमारी। सर जो हमने डिस्काउंट दिया था डिबेंचर को इश्यू करते टाइम, शेयर को इश्यू करते टाइम, तो डिस्काउंट दे नहीं सकते, ठीक है। शेयर तो इश्यू हो सकता है, या तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू होगा, या 10 का शेयर 12 रुपए में इश्यू होगा। तो उसमें तो नुकसान है ही नहीं, खर्च है ही नहीं हमारा, फायदा ही फायदा है, ठीक है। बोलो हाँ सर। तो सर ये अगर नुकसान हो जाएगा तो कहां लिखना है? एक्सपेंस में लिखना है। और एक्सपेंस में लिखना है तो सर कहां पे? बोरोइंग कॉस्ट में लिखना है। क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अरे अरे सर ये क्या लिख दिया? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए जब भी हमने डिस्काउंट दिया होगा, किस पर दिया होगा? डिबेंचर पर दिया होगा, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिया होगा, तो ये सारा लॉस एक ही टाइम पे राइट ऑफ नहीं होता, एक ही साल राइट ऑफ नहीं होता है। इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, धीरे 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 राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। पे तो पहले ही हो चुका है भाई साहब, पे तो पहले ही हो चुका है। ये सोचो, इस तरीके से सोचो कि जब तुमने मशीनरी खरीदी थी तो तुमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, 5 लाख तुमने कहां पे लिख दिए? बैलेंस शीट में लिख दिए थे 5 लाख रुपए। क्यों सर? क्यों लिखे बैलेंस शीट में तुमने? क्या वो उस साल का खर्च नहीं था?
तो उस साल का खर्च था तो तुम कहां लिखना चाहिए था? तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए था। सोचो एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया था? सर इसलिए बनाया था ताकि हम उस साल का खर्च पता कर सकें। और भाई साहब तुमने वहां पे लिखा नहीं 5 लाख रुपए खर्च हो गए, तुमने तो बैलेंस शीट में दिखा दिए 5 लाख रुपए। क्यों नहीं लिखे? बोले सर 5 लाख रुपए का यूज हम आगे 10 साल तक करेंगे, 5 लाख का यूज 10 साल तक करेंगे, तो सर हर साल 50-50 हजार रुपए ही कहां पे भेजेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर वो भी नहीं भेजे तुमने, कभी नहीं लिखा तुमने, कोई एसेट्स लिखी ही नहीं वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक वर्ड लिखा था डेप्रिसिएशन। क्या लिखा था? डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या था? अरे इसका मतलब यह था कि इतने रुपए की हमने मशीनरी यूज कर ली, मतलब इतने रुपए का हमें नुकसान हुआ है इस साल। केवल 5 लाख का नुकसान नहीं दिखाते हम, केवल 50,000 का नुकसान दिखाते हैं हर साल। 50 इस साल, 50 अगले साल डेप्रिसिएशन, 50 अगले साल, 50 उससे अगले साल, 50 उससे अगले साल, 10 साल तक ऐसे ही चलेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। तो सेम भाई साहब यही है कि जब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो हो चुका है, हो तो चुका है वो, ठीक है, जब उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, जब उसको खत्म करते हुए चलेंगे, तो उतना उतना हिस्सा जितना खत्म होता जाएगा वो कहां पे लिखना है? वो यहां पे फाइनेंस कॉस्ट में लिखना है हमने। तो रिटर्न ऑफ वर्ड जब भी आ जाए ना, तो समझ जाना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जा रहा है ये पैसा। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुनिए सर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर को इश्यू करा था तो उस टाइम पे कुछ लॉस हुआ था, होता है भाई साहब, ठीक है। डिस्काउंट और लॉस लगभग एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई गई बात, सेम ऊपर वाली बात है, डी और ई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, खर्च तो पहले ही हो चुका है, ठीक है, हम तो राइट ऑफ कर रहे हैं। इसको जितना जितना इस साल लेकर के जाना है, सारा खर्चा एक साल नहीं दिखाना बोला। वो कह रहा है भाई साहब सारा खर्च एक साल मत दिखाओ, कुछ कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते रहो। तो जो प्रीमियम पेबल है रिडम्पशन के ऊपर, ये होता क्या है सर? रिडम्पशन का मतलब होता है सर रिपेमेंट करना। तो सर प्रीमियम पेबल ऑन रिपेमेंट, डिबेंचर की रिपेमेंट करनी थी। डिबेंचर जब हमने इश्यू करे थे तो उनसे हमने कुछ पैसा लिया था सर, अब वो पैसा वापस लौटाना है हमने उनको, तो उस पर प्रीमियम देना है, प्रीमियम पेबल है, प्रीमियम देना है। तो भाई साहब प्रीमियम अगर देना है ना तो ज्यादा ही देना होगा, कम नहीं होता। प्रीमियम मतलब ज्यादा, तो ज्यादा अमाउंट देनी है। तो भाई साहब ऐसा नुकसान भी जो है वो बोरोइंग कॉस्ट आएगा। सर जब हमने ये उधार खरीदा था उसी टाइम बताया था, जब हमने कहीं पे डिबेंचर का पैसा लिया था ना, हमने 100 रुपए लिए, उसी ने कहा था भाई साहब लूंगा 110 रुपए लेते टाइम। देखो उधार लेते टाइम ही कॉस्ट का पता चल गया था, बोरोइंग कॉस्ट नहीं होगी। बोला हाँ सर बात आज तो समझ में आई। तो जितनी भी रिटर्न ऑफ होगी, याद रखना इस बात को, अगर रिटर्न ऑफ नहीं लिखा होगा तो यही चीज हमने बैलेंस शीट में ही पढ़ी थी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन और ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पर या डिबेंचर पर जो प्रीमियम पेबल है वो कहां लिखा जाता था? वो लिखा जाता था नॉन करंट लाइबिलिटी में। कहां लिखा जाता था बच्चों? नॉन करंट लाइबिलिटी में। और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी कहां लिखा जाता था? अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा जाता था। मैं एक बार आप लोगों को शो भी कर देता हूं ये सर कहां लिखा हुआ है, देखो ना एक बार, देखो बड़े ध्यान से देखना एक बार कहां लिखा हुआ है। ये देखो, ये रहा, ये लिखा हुआ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में है। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ। क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों समझ में आई बातें? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पे रिटर्न ऑफ करना है, उनको खत्म करना है, ठीक है। जितना नहीं खत्म करेंगे वो सारा बैलेंस शीट में लगा रहेगा। जब तक वो लाइबिलिटी रहेगी वो बैलेंस शीट में रहेगी, जब तक हम पे नहीं करेंगे पूरा। जितना पे करते जाएंगे, जितना हम क्या करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, वो सारा उतना लिखते जाएंगे। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म करना होगा। एक और चीज पढ़ना बेटा, बैंक के चार्जेस, बैंक चार्ज काटता है। चार्ज किस किस के काटेगा? बैंक ने सर्विस दी थी तुम्हें तो एसएमएस देता है ना, योर अकाउंट इज डेबिटेड, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद फलाना फलाना, कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में, तो क्रेडिट कर रहा है, डेबिट कर रहा है। बात समझ में आई? बोला हाँ सर आ तो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बैंक चार्ज नहीं लिखे जाएंगे, उसके रुपए काटता है वो जो एसएमएस दे रहा है भाई साहब उसके रुपए काटता है वो जो आपको एटीएम की सर्विस दे रहा है उसके रुपए काटता है वो। तो ये बैंक चार्जेस कहलाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बैंक चार्जेस, अच्छा बैंक ने काटे इसका मतलब उधार लेने में काटे। भाई साहब उधार लेने में नहीं काटे, ये तो आप पैसे जमा कराओगे तो भी काटेगा वो।
समझ में आई? बोलो हाँ हाँ सर, आ गई बात समझ में। तो बैंक चार्जेस को बोरोइंग कॉस्ट में नहीं लिखना है, बैंक चार्जेस को हम अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे सर? इसमें लिख देंगे हम, देखो यहां पे लिख देंगे बैंक चार्जेस को अदर एक्सपेंसेस में। तो समझ में आया? बोलो हाँ सर, आ गई समझ में। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आया? एक तो बोरोइंग कॉस्ट आई, उधार लेते टाइम कितना खर्च हुआ। अरे चलो उधार लेते टाइम तो हमें पता चल गया इतना नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में भी तो होता है नुकसान। बाद में कैसे होता है सर? अरे 1 लाख रुपए उधार में लिए थे भाई साहब, हर महीने जो ब्याज पे करोगे, जो इंटरेस्ट पे करोगे, क्या वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं है आपकी? आपने उधार में रुपया लिया है, उसकी कॉस्ट नहीं है क्या? बोलो हाँ हाँ सर, वो भी है। तो भाई साहब एक तो हो गया आपका बोरोइंग कॉस्ट, क्या एक तो आपकी हो गई बोरोइंग की कॉस्ट, और दूसरी क्या है जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा, वो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, खाली ये वर्ड लिखा हुआ हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कौन कौन सी होती है बताना एक बार। हमने पढ़ी थी ना बैलेंस शीट में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन कौन सी पढ़ी थी सर? लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ऐसा लोन जो डिमांड पे रिपेबल हो, बैंक वाले जिस दिन मांग ले उस दिन पे करना पड़े। ऐसा लोन जो विद इन 12 मंथ रिपेबल हो, वो भी शॉर्ट टर्म लोन है हमारा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कैश क्रेडिट भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। कोई भी लोन जो 12 महीने से कम का है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है हमारा। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है सर? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, सर पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम अदर, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो सर अगर ये सिंपल ही आ जाए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कहां लिखा जाएगा? तो बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन जो इस पर इंटरेस्ट पे करेंगे वो कहां आएगा? वो फाइनेंस कॉस्ट में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है वो सर यहां लिखा जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में। किसमें? फाइनेंस कॉस्ट में लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे? बोलो सर रखेंगे, क्यों दिक्कत, काहे की दिक्कत है, क्यों नहीं रखेंगे? समझ में आया अच्छे तरीके से? बोला आ रहा है सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। चलिए सर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहां आ जाते हैं वापिस ऊपर। सर फिर आता है नंबर 6 पे, नंबर 6 पे आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्या है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। मशीनरी जब लेकर के आए 5 लाख रुपए की बैलेंस शीट में लिख दी, वो हमने 5 लाख रुपए कहां नहीं लिखे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बताया भाई साहब इतना खर्च हो गया। क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा मेरे भाई क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो बैलेंस शीट में जाता है। जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो कहां पे लिखा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखा जाएगा। नहीं समझ आया सर? साधारण भाषा में समझ लो सर, जितना खर्च करते जाएंगे, हमें पता है केवल इतने रुपए की मशीनरी खर्च हुई है, तो उस साल का खर्च एक्चुअल भी तो दिखाओगे आप। क्या आपने 5 लाख की मशीनरी खर्च कर दी? बोले सर नहीं खर्च करी है। उसका बेनिफिट आगे भी लोगे ना? हाँ लेंगे सर। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई साहब जिस साल हमारा जितना खर्च होगा केवल उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाओ, ज्यादा मत लेकर के जाओ। आप 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखोगे, आप केवल 50,000 लिखोगे। जितना उसमें मशीनरी खर्च हुई उतनी लिखो। क्या 5 लाख रुपए सर वो पे तो कर दिया? भाई साहब पे करने से मतलब नहीं है, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर का रिलेशन आपकी पेमेंट से नहीं है। सोचो आप एक बात बताइए जल्दी से मुझे, मैं आपको कहता हूं कि इस साल आपने सेल करी, 1 लाख रुपए की सेल कर दी, और वो पैसा आपको 6 साल के बाद मिलेगा। तो बताओ ये इनकम किस साल की मानोगे? इस साल की मानोगे या 6 साल बाद की मानोगे? बोलो सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट था एक हमारा 11th क्लास में, वो कहता था कि जिस साल कोई इनकम हो जाए उसी साल की मानना, वो चाहे मिले कभी भी। है सर? हाँ, इनकम का होना रिसीविंग से नहीं है। ऐसे ही सर कोई खर्च अगर मान लो इस साल का रेंट देना था, तो इसी साल का मानोगे ना? रेंट पे करा 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद क्या कहोगे बताना कि भाई साहब 2024 का रेंट था। खर्च किस साल का माना तुमने? इसी साल का तो माना। तो समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से। क्या समझ में आई? सिंपल सी बात है सर, ऐसे ही एक्सपेंसेस का रिलेशन पेमेंट से नहीं होता है। जितना खर्च है उतना ही लिखेंगे, चाहे पे करा या ना करा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। सर जितनी इनकम है वो लिखेंगे, चाहे वो आई या ना आई। समझ में आई बात समझ में आई सर? तो इसी तरीके से हम केवल एक्चुअल जो एक्सपेंस है ना इस साल का, वो लिखना है, एक्चुअल एक्सपेंस। ये 5 लाख रुपए तो आगे तक यूज होंगे, तो केवल 50,000 रुपए ही लिखने हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस सर, टेंजिबल पीपी पर जो लगता है, प्रॉपर्टी प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसे डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, जो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना,
तो उसे हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। बात समझ में आई? बोलो छठा और सातवां याद आ गया सर समझ में? जब जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है टेंजिबल एसेट्स के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, उसे ही अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो जितना जितना भी रिटर्न ऑफ होता जाएगा, जैसे गुडविल की वैल्यू मान लो बैलेंस शीट में लिखी हुई थी 20,000 रुपए, आज हमने उसको सारा राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के चले गए, तो क्या है ये? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, गुडविल रिटर्न ऑफ। ये देखो यहां पे लिखा हुआ होगा सर, ये सब मैंने बता दिया। रिटर्न ऑफ का मतलब आप समझ गए, रिटर्न ऑफ का मतलब कुछ और नहीं है, बल्कि इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाना। ठीक है, जब तक बैलेंस शीट में है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट में से उठ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी तो वो बोली जाएगी रिटर्न ऑफ। वो क्या बोली जाएगी? रिटर्न ऑफ। खाली कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहां पे लिखा गया था? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट कितने कितने रुपए का था, ये कहां लिखा गया था? एसेट्स में लिखा गया था। लेकिन आज उसे रिटर्न ऑफ करेंगे, उसे खत्म करते जाएंगे, तो जितना जितना खत्म करेंगे हम, वो सब क्या होगा? डेप्रिसिएशन के नाम से यहां लिखते जाएंगे। सेम इसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट, सर हमने गुडविल कितने रुपए की थी, पेटेंट्स कितने रुपए के थे, ट्रेडमार्क कितने रुपए के थे, ये सब कहां लिखा था? एसेट्स में लिखा था। तो कॉस्ट ही तो थी वो, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स थी। लेकिन उसको अगर राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, कम करते जाएंगे, तो कहां पे लिखना है? वो लिखना है सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इसके बाद देखिए ना, बहुत प्यारी सी बात है हमारी। इसके बाद एक छोटी सी बात रह गई कि सर हमने लिखना अदर एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस बचे हुए हैं ना, सारे लिख दो। जितने भी एक्सपेंसेस बचे हुए हैं सारे के सारे लिख दो। कहां पे लिखेंगे सर? यहां पे लिख देंगे। समझ में आ रही बात सर? कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है सर, बहुत अच्छे से आ रहा है समझ में। देखिए ना क्या क्या लिख रहे हैं आपने अदर एक्सपेंसेस में। तो सर जितने एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, मैं कह रहा हूं सर ऑल रिमेनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं सर? मान लो हमारा बिस्किट बना करके बेचने का धंधा था, तो बिस्किट बनाने के लिए जो भी हमने खर्च करा, बिस्किटों के ऊपर जो भी खर्च करा, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कच्चा माल लेकर के आए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सर। जो बिस्किट बनाए थे हमने, तो फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सर हमारे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे है सर? सर हमारा काम था बिस्किट बना करके बेचने का, ठीक है, बिस्किटों के ऊपर खर्च करते, बिस्किट बनाने में खर्च करते, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। हमने क्या करा? हमने फैक्ट्री के मजदूर को जो सैलरी दी ना, फैक्ट्री के मजदूर को जो सैलरी दी एक तरीके से, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। लेकिन सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? हमारा जो बड़ा सा शोरूम बनाया है ना, हमने शोरूम जो बनाया है, जिसमें हमने एक ऑफिसर को रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहे हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों। तो सारे ही जितने बच गए, बोल सर सैलरी तो वहां लिख दी थी। हाँ, सैलरी के अलावा भी तो कुछ लिखा होगा तुमने, यहाँ पे बचा होगा। तो सर सारे ही खर्चे देखो, कैरेज का खर्चा, चाहे माल लेकर आए, चाहे माल को वापस निकाल रहे हैं, तैयार माल को, उसका खर्चा, रेंट का खर्चा, रेट्स का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा। बोले सर रेंट तो वहां आ गया था ना इनकम में, रेंटल इनकम लिखा था आपने, हमें आज भी याद है। अरे वो रेंटल इनकम लिखा था, ये एक्सपेंस है नालायकों। बैंक चार्जेस, अरे सर बैंक चार्जेस भी ऊपर पढ़ा था भाई साहब। बैंक चार्जेस मैंने ये बताया था बोरोइंग कॉस्ट में लिखना नहीं है, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स को सर स्टेटमेंट ऑफ पीनल में लेके जाते हैं तो लिखते हैं। कमीशन आपने अलाउ कराओ, अरे सर कमीशन भी पढ़ा था, डिस्काउंट भी पढ़ा था हमने, तो सब सारे कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड पढ़े थे आपने। सर रेंटल इनकम, रेंट पे, सर ये ऊपर लिख दिया रेंट और रेट, ये दोबारा आ गया। सर ट्रेड के एक्सपेंसेस हैं, सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। सर प्रॉफिट पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अदर इनकम में पढ़ा था। ये लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। सर टेलीफोन के एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो तुम्हें समझना है वो कहां लिख देना? अदर एक्सपेंसेस में लिख देना। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसान सा है, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आया। चलिए अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। सर ये फॉर्मेट था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, अदर इनकम लिख दिया, टोटल रिवेन्यू लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आएगा कैसे ये? तो सर जो टोटल रिवेन्यू थी नंबर 3 पे, और जो टोटल एक्सपेंसेस है नंबर 4 पे, उनको आपस में घटा देना, तो यहां पे लिखना है। अरे सर लॉस आ जाए तो, भाई साहब लॉस आ जाए तो यहां पे काट के लॉस मत लिख देना। लॉस आ जाए तो केवल यहां पे ही लिखोगे, यहां पे काट के लॉस नहीं लिखोगे। सर यहां पे कैसे लिखेंगे? नेगेटिव करके ऐसे लिखेंगे, 2000 का लॉस आया तो माइनस के 2000। ना ना ना, ऐसे नहीं लिखना। क्या करोगे?
सर सिंपली लिख देना, क्या 2000 तो लिखोगे ही, 2000 तो लिख दिया, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिख देना कि लॉस है हमारा। समझ में आई बात? बोला हाँ सर आ गई, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसके बाद क्या करना है सर, टैक्स घटाना है। टैक्स किसके ऊपर लगेगा सर? इसी अमाउंट के ऊपर लगता है। तो लॉस आएगा तो क्या टैक्स लगेगा? अरे नालायको, इनकम के ऊपर टैक्स होता है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है भाई साहब, लॉस के ऊपर टैक्स थोड़ी हो पाएगा। तो सर इसके ऊपर तो लगेगा नहीं। अच्छा मान लो सर मैं कह दूं 2000 रुपए प्रॉफिट था, ये लो 2000 रुपए प्रॉफिट था, टैक्स लगाया 50%, तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 50% कितना होगा 2000 का? 1000 रुपए। 1000 रुपए घटा देना, कितने रुपए बचेंगे सर? 1000 रुपए बचेंगे। ये क्या होगा हमारा? ये होगा प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट है फिलहाल, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, या इसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये कौन सा प्रॉफिट है? ये टैक्स लगाने से पहले का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो क्लियर हो गया? सारे पॉइंट क्लियर हुए? बताएं जल्दी से एक बार बहुत प्यार से मुझे बता दें कि सर क्या आपको ये चीजें समझ आई नहीं आई है? सर ये सारी चीजें मैंने नीचे लिख रखी हैं, आपको बस ये ध्यान रखनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जल्दी से एक बार लिख दे डनाडन डन, और फिर क्लियर करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। जल्दी से एक बार सारे बच्चे लिख दीजिए। अब मैं आपके डाउट लेता हूं, आपको कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो बता दीजिए जी, बताइए। चलिए आपका डनाडन डन 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 का कमेंट सेक्शन में पढ़ करके आपको मैं बड़ा खुश हो जाता हूं भाई साहब, सबको समझ आ रही हैं चीजें। नो डाउट, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हेमंत आपको? डिबेंचर में कहां, कौन से सेक्शन में कह रहे हो? तो व्हाट्सअप करना आप मुझे, कहां प्रॉब्लम आ रही है। और बच्चे सेम ही तो है, इश्यू ऑफ सेल्स बच्चे, इश्यू ऑफ सेल्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर सेम ही है लगभग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनेगा आपसे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डनाडन डन, सबके कमेंट यही आ रहे हैं बेटा। आप हेमंत मेरे पास मैसेज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं जवाब देता हूं आपको। बाकी बच्चे बताइए मुझे जल्दी से, क्या कोई दिक्कत है? सर कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे। आपको बस इतना सा पढ़ना है भाई।